राजस्थान में चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है। इसके बाद कुछ रिक्वेस्ट पहुंचती है चुनाव आयोग के दर पर कि भैया उस दिन तो बहुत सारी शादी है, जिसके बाद चुनाव आयोग ये फैसला लेता है कि हाँ सही बात है, हो सकता है बहुत से लोग मतदान से वंचित रह जाएं। ऐसे में डेट को बदला गया और अब मतदान की तारीख कर दी गई है 25 नवंबर। क्या इसके पीछे हो सकता है, सुर्खियों से आगे मैं आज बात इसी पर करूंगा। मैं स्वप्निल, मेरे साथ सहयोगी राहुल, दीपक और बीके शर्मा भी जुड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब इस इशू पर हमने बातचीत की थी तब राहुल आपने कहा था कि हो सकता है और वो हो गया है। अच्छा, आप 2 मिनट बात करना चाहे तो कर लें। मैं क्योंकि इस बात को लेकर आश्वस्त था, मुझे पूरी तरह से पता था और मैंने उस दिन भी कहा था जो कुछ कहा गया है वो ब्रह्म वाक्य नहीं है। ये रोल बैक्स होते रहे हैं और ये रोल बैक होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो सालों से मेहनत कर रहे थे किस चीज की? शादी की। अब उनके रिश्ते किसी तरह से बैठे, ग्रह नक्षत्र जब लाइन में नहीं थे, इस बीच एक अबूझ सावा आया, किसी तरह से उनका काम बना और अब आकर के इलेक्शन की डेट आ गई तो उनका दुख ज्यादा था। आपने देखा 2-3 रोते हुए दिखाई दिए कि भाई टिकट नहीं मिला, उससे ज्यादा वो रो रहे थे कि साहब इस दिन चुनाव हो गया तो मेरी शादी में कोई आएगा नहीं, बारात में नहीं आएगा। ये दुख भी होता है साहब, लंबी बारात निकलनी चाहिए, ये एक सोशल प्रेस्टीज की बात होती है। तो वो सब लोग आज खुश होंगे। आज घोड़ी वाले, बैंड वाले वो अपने लिए बैंड बजा रहे होंगे कि साहब चलो सीजन आ गया है, 2 दिन तक हंसेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और उसके बाद में जब शादी से निकलेंगे तो सीधे वोट डालेंगे। अच्छा, आप तो शादीशुदा हैं, मैं शादीशुदा हूं, बीके शादीशुदा है। नहीं, मेरा कोई इशारा नहीं, इसके आगे मैं अपने दर्शकों को और कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन इस बार देखिए चुनाव आयोग ने कितने अच्छे से कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादी होने वाली थी, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फर्स्ट टाइम मैरिज वाले थे। मैं तो राहुल जी की बात ही आगे बढ़ाने वाला था। स्वप्निल, बात ये थी कि वो सरकार तो सिर्फ 5 साल के लिए बनती है, बाकी जिन लोगों की शादी होनी थी उनकी तो उनकी पूरी जिंदगी वाली सरकार बननी थी। लिहाजा उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि इस पर बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन भी बात यही थी कि राजस्थान के अंदर देवउठनी एकादशी एक ऐसा अभूत सावा माना जाता है जिसके अंदर चाहे वो ग्रामीण परिवेश के लोग हों या फिर शहर में रहने वाले लोग हों, ये अभूत सावा है। और इसमें ज्यादातर लोग इसी दिन, मतलब साल में ऐसे 2-3 अभूत सावे होते हैं, आखा तीज और देवउठनी एकादशी जैसे, उस दिन शादियां करते हैं। लिहाजा उनके लिए बहुत जरूरी था कि इसमें बदलाव किया जाए। देखिए ऐसे अबूझ सावे आए और उनमें से एक सावा निकले, इसकी मैं, आप और बीके जी सब दुआ कर रहे हैं। हाँ, जबकि मतदान भी नहीं टकराना है, कन्यादान आसानी से हो जाना है। कोई चुनाव हुआ तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चुनाव टाल दे चुनाव आयोग। यदि दीपक की कोई शादी, कोई सावा निकले तो हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें गंभीर विषय यही है कि चुनाव आयोग ने इतने बड़े, क्योंकि एक सामाजिक जो सिस्टम है इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया और ये वापस से उसको इस तमाम कवायद करनी पड़ी, जबकि ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चुनाव आयोग कोई पंचांग लेके तो नहीं बैठता होगा, लेकिन हाँ उन तक ज्ञापन पहुंचाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग पंचांग लेके नहीं बैठता, ये बात सही है, लेकिन चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं वो समाज से ही आते हैं। पर दिक्कत की बात यह है, मुझे लगता है कि राजस्थान, उनको तारीखों का तो भान था लेकिन उनको राजस्थान की सांस्कृतिक और कहना चाहिए सामाजिक स्थिति का भान नहीं था। जिसने भी इसे लेकर के काम किया, उस अधिकारी, गलती उसकी नहीं है। उनको अगर ये बात पता होती कि इतना कियोस हो जाएगा तो वो ऐसा करते ही नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर लोगों ने खुशी मनाई होगी तो आज प्रशासन ने भी खुशी मनाई होगी। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा कियोस हो जाता अगर उसी दिन शादियां हो रही होती और उसी दिन इलेक्शन होता। कई लोग छुट्टियों पे जाने के लिए अर्जियां लगाते और किस मुंह से अधिकारी अपने महातों को, जो इलेक्शन ड्यूटी पे हो, मान लो उसी की शादी हो, क्या करते आप, क्या करते? सही बात। बड़ी दिक्कत एक और थी स्वप्निल, दिक्कत ये थी कि आपको चुनाव करवाने के लिए जो गाड़ियां होती है उनका अधिग्रहण करना पड़ता है, परिवहन विभाग उसका अधिग्रहण करता है। लेकिन शादियों के लिए भी लोगों को अधिग्रहण करनी पड़ती, बसों का, दूसरी गाड़ियों का। लिहाजा उनके लिए भी बहुत जरूरी था और ऐसे में एक बड़ी संकट इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा था कि वो चुनाव करवाने के लिए बसें जाएंगी या बारात के लिए बसें जाएंगी। लिहाजा बहुत जरूरी था कि इसमें बदलाव किया जाए। यही वजह थी कि चाहे व्यापारिक संगठनों, औद्योगिक संगठनों, वो तमाम लोग लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि तारीखों में बदलाव यहां पर किया जाए।
और दूसरा मैं एक बात अभी के आपके पास ही आ रहा हूं, पर इस बात के साथ आ रहा हूं कि देखिए हमने देखा है ज्ञापनों का होता क्या है। कई ज्ञापन चुनाव आयोग तक पहुंचाए गए, लेकिन माननीयों को दिए जाने वाले ज्ञापन कहीं किसी कोने में पड़े होते हैं और वो अपने पूरे होने का या किसी के द्वारा देख लिए जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जो कुछ भी रिक्वेस्ट चुनाव आयोग तक पहुंची उसको गंभीरता से लिया भी गया, पढ़ा भी गया, समझा भी गया और फिर उस पर अमली जामा भी पहनाया गया। उसकी वजह एक और आपको मैं बता दूं कि चुनाव आयोग आपने पिछले कई समय से ये व्यापारिक संगठनों के साथ में चुनाव आयोग ने यहाँ राजस्थान में भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनमें सब में एक सेमिनार और अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, क्योंकि मुश्किल क्या होती है कि इंडस्ट्रियल एरिया दूर होते हैं, वो रेजिडेंस उनका लोग कर्मचारियों का काम करने वाले लोगों का अलग होता है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उस दिन छुट्टी देते हैं, सवैतनिक अवकाश देते हैं और प्रमोट करते हैं और इसका इम्पैक्ट पिछले 2-3-4 चुनावों में आया है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और ऐसी स्थिति में यदि आपके शादी है और आप उनको कैसे आप उसको वोटिंग के लिए आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो व्यापारियों ने जिस तरह से उठाया इस मांग को और सुना है, अच्छी बात है, लेकिन ये इस पर अगर पहले ही बातचीत होती और शायद ये विचार में लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब राहुल आपने कहा कि चुनाव आयोग में भी तो लोग बैठे हैं, उनकी अपनी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, मैं ये कह रहा हूं कि शादी में सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? गेस्ट लिस्ट बनाना, एक तरह से कोई छूट ना जाए, छूट गया तो फिर जिंदगी भर का सुनना हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग जब डेट डिक्लेयर करता है उससे पहले स्टेट के इलेक्शन कमीशन से भी तो टच में होता है। अब यहाँ के लोग अपनी बात नहीं समझा पाए या क्या क्या हुआ होगा? आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई होगी या फिर पता नहीं कहाँ चूक हुई होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लोग खुद राजस्थान आए, राजस्थान घूमे, राजस्थान में जाके वो लोगों से मिले और उसके बाद में एक पीसी भी की और पीसी करने के बाद वो सारा डेटा जुटा करके, जानकारी जुटा करके वापस दिल्ली गए और उन सारी चीज़ों को साझा किया गया होगा। अब चूक कहाँ हुई, या ब्रीफ सही से नहीं किया गया, या फिर कोई पॉइंट छूट गया, या फिर किसी डेट को इधर से उधर बता दिया गया, या फिर उनको ये जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा समझा ही नहीं गया, इतना बड़ा समझा ही नहीं गया होता क्या शादी तो है, हो जाएगा अबूझ सावा। लेकिन कोई तो आंकड़ा चुनाव आयोग को दिया गया होगा ना, लगभग जैसे 45,000 शादी का, या जो आंकड़े हमारे पास पहुंच रहे थे अपुष्ट सोर्सेज से कि लगभग 45,000 शादियां, मतलब 90,000 परिवार, फिर उनकी गेस्ट लिस्ट उससे भी ज्यादा। इस पर कुछ क्लैरिटी लाया जा सकता है बीके? इस पर बातचीत के लिए स्वप्निल, मैं आपको ये फोन पर जोड़ना चाहूँगा। हाँ, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो नेशनल टेंट वेलफेयर सोसाइटी उसके प्रेसिडेंट रवि जिंदल हमारे साथ हैं और स्पीकर पे डालिए। हाँ, स्पीकर पर ये पूरे नेशनल जो है टेंट डीलर्स एसोसिएशन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। राजस्थान के लिए अच्छी बात है कि ये राजस्थान को मिला है, इससे पहले अलग अलग स्टेट में रहते थे। रवि जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आप स्पीकर फोन पर हैं, हम तमाम सहयोगी आपसे बातचीत कर रहे हैं जी। रवि जी, कुछ थोड़ा आप बता सकते हैं जो मतदान की जो डेट अब बदलकर 25 कर दी गई है, ये कितनी खुशी की, कितनी राहत की खबर है आप सभी के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। जैसे ही चुनाव आयोग ने 23 नवंबर की घोषणा की, उस रोज देवउठनी एकादशी है। हाँ। और राजस्थान में उस रोज ये अबूझ सावा होता है। हाँ। और 5 महीने बाद ये शादियां खुलती है और लगभग 45 से 50 हजार उस रोज शादियां हैं। तो हमने इसका बहुत भारी विरोध किया और हमने कल ही इसका विरोध दर्ज कराया और हमारे विरोध दर्ज को चुनाव आयोग ने स्वीकार भी किया और ये 25 नवंबर किया। ये सबके लिए राहत की बात भी है। और जितने वेडिंग के जितने लोगों ने हमसे बुकिंग्स कराई थी, लगभग कितनी थी? लगभग कितनी थी शादियां? तो 45 से 50 हजार बुकिंग है पूरे राजस्थान में। और किराए के फोन भी आने लग गए कि अब ये बहुत अच्छा हो गया कि 25 नवंबर की तारीख रख दी, अब हमको सारी सुविधा उस रोज मिलेगी। क्योंकि उनको टैक्सी बस की भी हायर होने में जिन्होंने उन्होंने पहले बुक करा दी थी वो आनाकानी कर रहे थे कि अब चुनाव आ गए तो आरटीओ हमारी बस टैक्सी को जब्त कर लेगा, तो हम आपको ये सुविधा नहीं दे पाएंगे। तो बड़ी असमंजस की स्थिति में थी। रवि जी, नींद आई कि नहीं आई रात को? सर, अब नींद तो अब तो आज बहुत अच्छी नींद आएगी। आ जाएगी? कल आई कि नहीं? हाँ, कल नहीं आई। कल सर हमें टेंशन थी, बहुत ज्यादा टेंशन थी। लेकिन अब आज चैन से सो पाएंगे? आज बहुत अच्छी नींद आएगी। और चुनाव आयोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे आग्रह को स्वीकार किया। हमारी टेंट वेडिंग इंडस्ट्रीज को, हमारी
दुख दर्द उन्होंने सुना और 25 नवंबर की जो तारीख रखी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और नया जो युगल जोड़ा, एक वादा कीजिए, शादियां सही से कराएंगे, अच्छे से बेटियां विदा होंगी राजस्थान में। बिल्कुल हम बहुत अच्छी तरह से शादियां संपन्न कराएंगे। और मैं आपको एक बताऊं, 2-3 जोड़े को तो ऐसे भी फोन आए थे कि हम तो पहली बार मतदान करने वाले थे इस बार, और उस रोज हमारी शादी है, तो उनको बड़ी खुशी हो रही है कि हम अब मतदान कर नहीं, सकें। लेकिन मालूम, अब आपके लिए भी एक नवाचार का मौका है। शादी के आयोजन में आप मतदान के लिए जागरूक भी कर सकते हैं कि भाई जल्दी जल्दी वाइंड अप करो, उसके बाद अपने को परसों मतदान करना है। जी जी जी, वो करेंगे करेंगे, अब हमें टेंशन नहीं है। आप रवि जी, आप हमेशा आखा तीज पर बाल विवाह ना हो, और आप ये कैंपेन आप करते हैं कि उनको टेंट की सेवाएं नहीं दी जाएंगी जो बाल विवाह करेंगे। तो जी। इस बार क्योंकि पहले शादियां हैं, फिर चुनाव है, तो ज्यादा मतदान हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ज्यादा मतदान हो इसके लिए हम सबको ये आगाह भी करेंगे कि मतदान में भाग लीजिए। हम जो व्यवस्था करेंगे उस व्यवस्था में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, बेफिक्र रहिए। मैं एक नारा देता हूं आपको, मैं एक नारा देता हूं, पहले कन्यादान फिर मतदान। यस, पहले कन्यादान फिर मतदान। यस, अच्छा, एक 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 डिस्काउंट भी एक देंगे कुछ? मुझे लगता है बीके जी को ये लगने लगा कि टेंट पर भी इस तरीके का एक तरीके से अपील होनी चाहिए। बीके जी शायद ये कहलवाना चाहते हैं उनसे कि अपील टेंट पर भी हो जानी चाहिए इस तरीके की। प्लेटफॉर्म पर रवि जी आप लाइव हैं, आप ये अनाउंस आप कीजिए कि इसमें जो मतदान करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा, और उनको आप कुछ डिस्काउंट कुछ अनाउंस करेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ पहले मतदान फिर कन्यादान, और बाल विवाह पे हम लोग कभी टेंट नहीं लगे। आज भी मैं अभी पलक्कड़ केरल से बोल रहा हूँ। आज पलक्कड़ केरल की स्टेट की 9वीं कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा है कि चाइल्ड मैरिज में कोई भी व्यक्ति टेंट नहीं लगाए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, जैसे आपने बताया कि 45 से 50 हजार परिवारों में शादियां होनी थी। अब मान लीजिए कि एक शादी में अगर 200-300 लोग भी आते हैं, उसके अलावा जो लेबर लगता है शादी का, टेंट से लेकर कैटरिंग से लेकर सारी चीजों का, उनकी संख्या कितनी रहती है लगभग? सर देखिए, एक शादी के अंदर कम से कम 100 लेबर लगती है, जिसमें टेंट वाले भाई भी हो गए। अब आप मल्टीप्लाई कर लो आराम से। जिसमें हाँ 100 लेबर होती है, उसमें फ्लावर वाले भी हो गए, जनरेटर भी हो गए, हमारे हलवाई के लोग भी हो गए, कैटरर्स के लोग भी हो गए, डीजे साउंड वाले भी हो गए, ऑर्केस्ट्रा वाले भी हो गए, डीजे साउंड भी वाले भी हो गए, एलईडी वाल वाले भी हो गए। ये लगभग 100 लोग एक शादी के अंदर लेबर काम करती है। चलिए, शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है, सेंटेंस को थोड़ा और रिफ्रेम करने की जरूरत है मुझे। आज चैन से कन्यादान, क्योंकि परसों करना है मतदान। चलिए, अच्छा भाई नारे तगड़े देते हैं। और शायद स्वप्न में भी ऐसे नारे हमारे नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा था भाई, डिस्काउंट मांग रहे हो, कम से कम किसी की शादी तो करवाओ। एक शादी तो फ्री करवा लेंगे बीके भाई, किस लिए यहाँ पर? बिल्कुल, एक शादी यदि होती है तो उनका टेंट डीलर्स, ये मैं रवि जी से पर्सनली रिक्वेस्ट कर लूँगा कि अगर हमारे परिवार में यहाँ एक शादी होने वाली है जल्दी, और उसमें डीलर्स, जो टेंट डीलर्स हैं या टेंट सर्विसेज हैं, वो डिस्काउंटेड या फ्री होगी। ये मेरी तरफ से ये तय है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है बस। हाँ, अगर वापस बता दीजिए बीके जी, घोषणा वापस। एक मैंने, क्योंकि रवि जी ने वो, मैं डिस्काउंट उनसे कह रहा था कि, लेकिन वो उन्होंने वो उससे टालते रहे, लेकिन मैंने ये अनाउंस कर दिया है कि यदि अब शादी, ये सीजन शुरू होगा, उसमें यदि हमारे परिवार में शादी होती है, पहले ये सीधा सीधा है, यदि दीपक जी की शादी होती है तो टेंट का खर्चा टेंट मेरी तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी और बातचीत इसी विषय पर। राहुल, मोटे तौर पर हम समझें, राजस्थान में जब शादी, मैंने पहले भी आपसे इस पॉइंट को कहा है, आपसे भी इस बात को कहा है कि शादी हो रही का मतलब ये थोड़ा ना कि यहीं हो गई। यहाँ से एक परिवार किसी और जगह जाता है, उसका आना लगभग न के बराबर इम्पॉसिबल हो जाता है, गाड़ियों का अधिग्रहण होता है, तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन अब सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब करना यह है कि शादियां वाइंड अप जल्दी हों। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 400-500 किलोमीटर दूर हैं, मतदाता इतना अवेयर है, और मुझे लगता है राजस्थान का मतदाता इसे एक जिम्मेदारी की तरह लेता है, बहुत गंभीरता के साथ में लेता है। पिछले वक्त से देखें तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है।
और वजह यह कि आप देखेंगे कि वो फटाफट इस मंगल कार्यक्रम को निपटाकर एक दूसरे मंगल कार्यक्रम के अंदर शरीक होंगे, ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जो मांग थी उसको माना गया है, उसको पूरा किया गया है। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर दी है। मतदाता इतना जागरूक और इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसे अपनी जिम्मेदारी समझ करके पूरे ताकत से मतदान करेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, तो शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, इस तरह की कहावतें तो बहुत हैं, लेकिन खा तो लगभग हर कोई लेता ही है, एक को छोड़ के। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, अब शादी का लड्डू खाने का पूरा मौका आपको दिया गया है। एक बात ये ज़रूर है कि शादी के ही दिन कोई हनीमून के लिए तो रवाना नहीं हो जाता। अगर वो प्लान अगले या उसके अगले दिन का है तो उसको टाल दीजिए, हाँ, उसको चेंज कर लीजिए। ये तो चेंज किया जा सकता है, करना पड़ेगा ये। ठीक है, जब पछताना ही है तो खा के ही पछता लें। और कुछ लोग अगर मोटिवेट होते हैं इस बात से तो दादा, आपकी शादी को लंबा अरसा हो गया ना, आप कह सकते हैं टाल दें, लेकिन उनके लिए टालना कितना मुश्किल होगा हमें क्या पता। लेकिन फिर भी हाँ, अपील तो यही है। बहरहाल ये तो बात हुई जो चुनावों की डेट चेंज कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि वोटिंग परसेंटेज अब चोखा ही रहेगा। वोटिंग परसेंटेज गिरने वाला तो नहीं है, बल्कि पिछली बार के रिकॉर्ड टूटे, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये जरूर उठता है, इंटरेस्टिंगली प्रदेश के कुछ सहयोगियों से जब बातचीत हुई तो किसी का कहना था कि चूंकि पुष्कर में एक बड़ा मेला लगने वाला था, बड़ी संख्या में भक्त वहां पर जाते हैं उसी तारीख पर, ऐसे में बीजेपी को नुकसान होता। वहीं दूसरा धड़ा ये कह रहा था कि नहीं भैया, ओबीसी में ज्यादा शादी है, इसलिए कांग्रेस को नुकसान होता। अब वो प्लेन फील्ड है सबके लिए फाइट की। देखिए, बिल्कुल, जब जिस तरीके से तारीखों की घोषणा हुई थी, और मुझे ध्यान है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से और बीजेपी के कुछ नेताओं से बातचीत हुई थी, तो कांग्रेस का एक आरोप लगातार, स्वप्निल आप ये सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे, कांग्रेस ये कह रही थी कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से आचार संहिता लगाई, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, बीजेपी को सब कुछ पता था और इसीलिए शाम को टिकटों की घोषणा कर दी गई और ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। इस तरीके की बातें भी वो कैमरे के सामने ना सी, लेकिन कैमरे के पीछे कह रहे थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि ज्यादातर जो देवउठनी एकादशी का सावा होता है उसमें शादियां उन परिवारों से जुड़े हुए लोगों की होती है जो मध्यम वर्गीय होते हैं या निम्न वर्गीय होते हैं आय के मामले में, और खास तौर पर ओबीसी जो कार्ड की बात आप कर रहे हैं उस समुदाय से जुड़े हुए लोगों की ज्यादातर शादियां होती है, लिहाजा नुकसान कांग्रेस को होगा। बीजेपी को ये लगता था कि तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन इस दिन हमारा भी जो वोटर है, खासतौर पे हिंदू वोटर जो है, वो इसमें कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों में बेचैनियां तो थी और अब इसका फायदा दोनों को ही यहाँ पर मिलेगा जिस तरीके से तारीखों में बदलाव किया गया। दीपक, जानते हैं वक्त किस बात का आ गया है? आप समझ नहीं, आप जो समझ रहे हैं उसका नहीं आया, डे प्लान का वक्त आ गया। आप मेरे से विदा ले सकते हैं, बाकी हम लोग बातचीत कंटिन्यू करते हैं। ये कुर्सी थोड़ा सा हटा दी जाए बस। आ जाइए, आगे आ जाइए। राहुल, जिस पॉइंट पर बातचीत हो रही थी, वैसे तो अब वो वक्त गया जब वोटिंग परसेंटेज से किसी तरह का कुछ एनालिसिस किया जा सकता था। वो वक्त अब वैसा रहा नहीं है। अब तो ज़्यादा परसेंटेज का मतलब ये भी हो सकता है कि या तो सरकार बचाने के लिए या सरकार गिराने के लिए। लेकिन अब इतना कम से कम साफ है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहने वाला है। क्या ये बात धड़कने बढ़ाएगा, खासकर इस बात को देखते हुए कि टिकट पर जो वॉर चल रही है जिस तरह से, क्या लगता है आपको वक्त है उसमें भी? अभी तो काफ़ी वक्त है संभालने के लिए या नहीं? देखिए, ये एनालिसिस और कहना चाहिए ये तराजू पिछले कुछ चुनावों में बुरी तरह से फेल हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज किसी चीज़ का सही अनुमान दे। लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि कहीं 45% लोग जब ये चुनते हैं कि सरकार किसकी होगी, उससे बेहतर है कि ज़्यादा निकलें। अब वो चीज़, वो आंकड़ा 80 तक पहुंचने लगा है और जब वो चीज़ 80 तक पहुंचती है तो कम से कम ये बात स्पष्ट हो जाती है कि समाज के एक बड़े तबके ने किसी एक फैसले पर पहुंचकर निर्णय लिया है। तो ये अच्छा है, पर ये पहले से कहना है किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। अगर किसी ने कहा कि ये ओबीसी कांग्रेस का वोट बैंक है, मुझे तो इसमें भी आजकल दो राय लगता है। नहीं, ओबीसी कार्ड तो कांग्रेस खेली, हो सकता है उनके लिए लोकलुभावन हो। लोकसभा 2 लोकसभा 10 साल तक लगातार राजस्थान की 25 की 25 सीट बीजेपी अगर जीतती आई है, उसके बाद भी अगर कोई बोलता है कि ओबीसी कांग्रेस के हैं, तो फिर वो एनालिसिस मुझे नहीं लगता कि वो उतना परफेक्ट है एक ऐसे वक्त में जब देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हो। पहले से ये बात ये सही था, 50% से ऊपर जैसे वोटिंग होता था, मान लिया जाता था कि भारतीय बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, इसमें बीजेपी ज़्यादा सीट जीत पाएगी, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो वोटिंग करने कम निकलता है, व्यापारी वर्ग है ये। लेकिन पिछले अगर एक दशक में भी बहुत बदलाव आया है। जैसे पहले भी अपन बात कर रहे थे कि जो दुकानदार है अपने कर्मचारियों को छुट्टी देता है उस दिन कि आप जाइए, वेतन देता है। उद्योगों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर उनको कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती है कि आप जाइए वोटिंग कीजिए, और उनकी सैलरी नहीं कटती उस दिन।
तो इस तरह से मोटिवेशन है और लोगों को जागरूक हुए हैं मतदान। तो अब वो कैलकुलेट करना थोड़ा, क्योंकि आप 70 लेकिन राजस्थान में ये मायने क्यों रखता कम परसेंटेज? इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना की कोशिश करना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो बात कर रहे हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है, लेकिन आपको भी ये याद होगा कि एक वक्त था जब ज्यादा वोटिंग को ये माना जाता था कि सरकार बदलने वाली है, और कम वोटिंग को ये माना जाता था कि इंटरेस्ट नहीं लिया इसका मतलब कि सरकार रह सकती है। ये मिथक पिछले 10-15 सालों में चुनावों में हमने जगह जगह पर टूटते हुए देखा है। एक आपको मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले भी वोटिंग राजस्थान में ज़्यादा होती थी, और वहाँ ये जाति और नेता, जैसे अब करोड़लाल मीणा के कई जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे 90% तक वोट, ज़्यादा वोटिंग की वजह से रिपोलिंग होती थी कई जगह पर। वहाँ पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि ज़्यादा पोलिंग, तो वहाँ एक साथ गाड़ियों में भर के लोग आते थे। एक और चीज़ है, पिछली बार अगर हम ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो 0.5% से लीड लेकर ही कांग्रेस सरकार बना पाई थी। छत्तीसगढ़ में 0.25% पे बीजेपी एक वक्त सरकार बना पाई थी। ये बड़ा एक नॉमिनल सा मार्जिन था। कम मतदान में इस तरह का मार्जिन और सिकुड़ जाता है, फिर ये कहने के लिए हो जाता है आपके पास रीजन देने के लिए कि भाई ये देखिए, आप भले ही सरकार उनकी बनी लेकिन वोटिंग देखिए कितना अंतर है। फिर से आपका फॉर्मूला फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार वो जो मोटा चंक है जिसे आप कह रहे हैं कि जो मतदान करने के लिए पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो हो सकता है एक ही पार्टी का होता, और वो जो डिफरेंस है आप बोल रहे हैं 0.5 का था, वो बढ़ के 2% या कई बार 2.5% तक भी पहुंच जाता है ना? तो वो मोटा चंक है कौन, ये इस पर डिपेंड करता है। सही बात कही बीके जी ने कि गांव के लोग हमेशा से ज्यादा वोट करते आए हैं। देवउठनी 11 पर सबसे ज्यादा फर्क ग्रामीण पॉपुलेशन को पड़ने वाला था, और इससे धड़ाम हो जाता वोटिंग का आंकड़ा। और ये एक बहुत अच्छा फैसला है, गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर पाएंगे। और शहरों में तो एक अवेयरनेस अब वोटिंग को लेकर वो नहीं है कि साहब वोटिंग का छुट्टी का दिन हो। आजकल ऐसा लोगों के अंदर मनोभाव है कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचो और फिर वो सेल्फी खिंचा करके लगाओ, एक गर्व का विषय भी होता है। क्या दिव्य तस्वीरें आती हैं मतदान के दिन की, मज़ा आ जाता है देखकर। अंतिम 1.5-2 मिनट में आज दिन भर की कुछ हलचलों को शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। जो प्रमुख तौर पर खबरें रही, एक तो रही बीजेपी में जिस तरह से बगावत के सुर उठ रहे हैं, और दूसरी जो रही है अपडेट ये है कि राजवी ने ये कहा है कि ये राज परिवार के आगे क्यों झुकती है, मुगलों को इन्होंने ये परिवार सलाम करता था, उस पर उसने रोल बैक किया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। ये एक आज की बड़ी अपडेट है। नरपत सिंह राजवी ने कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। ये फिलहाल के लिए, लेकिन उन्होंने मूड तो पूरा दिखाया है कि द्वंद तो करूंगा, हार नहीं मानूंगा। हार न माने पर रार नहीं तो ठाने, है ना? जरूरी है ये बात। और रार नहीं होने के लिए आपके पास वो सारा लवाजमा होना चाहिए जो चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी है। विद्याधर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जब आप देखेंगे, अगर कोई त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करे तो करे, लेकिन एक तरह से फ्री हिट दिख रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत ज़्यादा सेफ सीट उनके लिए। और ये बहुत बड़ा संकेत भी है, ये एक बहुत बड़ा संकेत भी है जो समझ रहे हैं उनके लिए। मेरे पास कुछ फ़ोन इस तरह के आए हैं कि हमको ये कहा जा रहा है कि आप सीएम को चुनने वाले हैं, इस तरह का। और मैं लास्ट एक कमेंट कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है बीके ने जो कही है। लोगों के अंदर ये मनोभाव उत्पन्न हो रहा है कि वो सीएम को चुनने जा रहे हैं। जो इशारे हैं वो भी ऐसे किए जा रहे हैं। एक इकलौती सीट जो बिल्कुल फ्री सीट थी वो दिया कुमारी को दी गई है। क्या ये उनका प्रोजेक्शन है? इसी सवाल पर हमने 2-3 दिन पहले भी बातचीत की थी। लेकिन एक जल्दी में मुझे बताइए कि जयपुर को लेकर क्या रणनीति बीजेपी की नजर आ रही है? माना जा रहा है हर सीट पर नया चेहरा डाल देंगे, या फिर इधर से उधर कर देंगे? नहीं, सीधी सी बात है, उनको जयपुर, क्योंकि राजधानी से जीतना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालनी है यहाँ पर। और बड़ी बात क्या है कि यहाँ अब ज़्यादातर है वो मिनिस्टर्स बनते हैं, यहाँ के जितने भी विधायक हैं, और इसका परसेप्शन पूरे प्रदेश में होता है। तो ये बीजेपी का सीधा सीधा ये है कि, और एक मैसेज भी उन्होंने दे दिया है कि चलेगी आला कमान की, ये केंद्रीय नेतृत्व की ही चलेगी। कि हम हर सीट पे जो बेस्ट उम्मीदवार हो सकता है वो उम्मीदवार देंगे। इस बात को दरकिनार करते हुए कि उसका स्टेटस क्या है केंद्रीय पॉलिटिक्स में, किसी भी पॉलिटिक्स में। बाहरी शब्द को भी रमेश बिधूड़ी रीडिफाइन करके गए हैं। ये भी अपने आप में टोंक में उनसे जब ये पूछा गया, उन्होंने बाहरी शब्द को भी रीडिफाइन किया। इस जिले का नहीं है तो क्या है, तो प्रदेश का ही, और नहीं तो है तो इस देश का ही। मतलब फॉर्मूला जिताओ। उन्होंने क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी से आने वाले टोंक सवाई माधोपुर के जो सांसद हैं सुखबीर जोनापुरिया, वो ना उस जगह के हैं, जिले के हैं, और ना उस प्रदेश के हैं। लास्ट में सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि देखिए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा।
कहने का मतलब है हम सभी इस बात को समझ रहे थे कि आपके परिवारों में शादियां हैं और इसलिए हो सकता है कि आप मतदान में भाग लें या न लें, हो सकता है उसको लोग अंडरस्टैंड भी करते, लेकिन अब ऐसा कोई बहाना नहीं बचा है। आपके पास 25 तारीख मतदान की हो चुकी है। उम्मीद यही है कि आप सभी बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर या 100% पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान में शिरकत करेंगे। फिलहाल इतना ही, ये था सुर्खियों से आगे।